नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। और जो भी विद्यार्थी आज मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7वीं मराठी सुलभ भारती, इसका 13वां अध्याय अदला बदल। इसका आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं बच्चों। ये आपके टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट लेसन है और इस लेसन के साथ ही हमारा जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आपको 14 नंबर पे जो है संतवाणी ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो संतवाणी को भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, लेकिन कोर्स के हिसाब से ये आपका जो है लास्ट वाला लेसन है। आइए सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ में आपको दिया है धूल यानी कि धूल। अब यहाँ पे मैं प्रयत्न करती हूँ कि आपको जितने भी मराठी में मीनिंग दिए हुए हैं, दूसरे नंबर पे मैं उसको हिंदी में आपको अर्थ समझा देती हूँ और तीसरे में आपको इंग्लिश में। तो देखिए, धूल यानी धूल या डस्ट, घट्ट मैत्री पक्की दोस्ती क्लोज फ्रेंडशिप, व्रात्य यानी शैतान नॉटी, ठामपणे निश्चयपूर्वक फर्मली, एक डाव यानी एक चक्कर है ना, एक बार, वन राउंड ऑफ द गेम, भिड़ने यानी भिड़ जाना टू क्लिंग, भलतेच यानी अजीब स्ट्रेंज, झोंबाझोंबी यानी मारामारी फाइटिंग, धास्ती यानी चिंता एन्झायटी, भावुकपणे इमोशनली, होळी यानी होली का त्यौहार, सावकार यानी साहूकार, मनी लेंडर, चित करणे यानी हरा देना टू डिफीट द अपोनेंट, पोटात गोळा यानी खूप भीती वाटणे बहुत डर जाना है ना, टू फ्राइटन, वरचढ यानी वर्चस्व सुपीरियर, बजावणे यानी समझाना या फिर आगाह करना टू वॉर्न, हट्ट यानी जिद्द करना, गळ यानी आग्रह टू परस्यूड, तावडीतून सुटणे यानी छुटकारा पाना टू फ्री फ्रॉम, पारा चढ़ने यानी गुस्सा आना एंग्री, चिथावणे यानी चेताना या फिर चिढ़ाना टू प्रोवोक, पेच घालने यानी दांव चलना कुश्ती के दांव पेच। विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अगर अच्छे से समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। आणि कुठेही जरी का थोडीही प्रॉब्लेम असली तरी पण मला विचारायला सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट लिहा। तुम्हाला अजून काय हवं असेल दुसऱ्या विषयाचं, दुसऱ्या लेसनचं, तर ते पण तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता। चित करणे यानी हराना टू डिफीट, गंभीर वळण लागणे यानी परिस्थिती बिगड़ जाना सिचुएशन इन अ सीरियस टर्न, सहरा बहरा पड़ने यानी जिधर रास्ता मिल जाए उधर ही भाग जाना टू गो हेल्टर और स्केल्टर, जमिनीला खेळणे यानी एक जगह पर रहना पड़े रहना टू बी बेड रिडन, पुण्यात वाढून ठेवणे यानी परिस्थिती को एज इट इज स्वीकार करना, वेळ खर्ची घालणे यानी समय देना टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन समथिंग, छातीची धडधड वाढणे यानी डर से कापना अफ्रेड ऑफ, कपाळाला आठ्या घालणे यानी नाराजी व्यक्त करना टू एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, आनंदावर विरजण घालणे मीन्स प्रसन्नता का वातावरण खराब करना, किल द जॉय, टोमणा मारने यानी टू टॉन्ट, किसी का दिल दुखाना ऐसे बातें बोलना जिससे किसी का दिल दुखे है ना, गळा दाटून येणे यानी रोना आना टू क्राय, और गळा दाटून येणे यानी टू चोक्ड अप है ना, गला भर आना। खालील आकृति पूर्ण करा, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, यानी नीचे दी हुई आकृति को पूर्ण कीजिए। अमृत व हिसाब यांच्यामध्ये सारख्या असणाऱ्या गोष्टी यानी अमृत और हिसाब, इनमें एक जैसी चीज़ें कौन सी थी, एक जैसी बातें कौन सी थी। तो हम जब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इनमें एक जैसी बातें कौन सी थी, उत्तर में लिखेंगे रंग, कपड़े, आकार, एक शाळा, शाळा यानी स्कूल, एक वर्ग, वर्ग यानी क्लास, समोरासमोर घरे असणे यानी आमने सामने घर होना।
खाली दिलेल्या वाक्यांचा योग्य घटनाक्रम लिहा। अब नीचे दिए हुए वाक्यों का योग्य घटनाक्रम लिखें, यानी कि ये जो हमें सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस हमारे लेसन में सबसे पहले आया है, कौन सा उसके बाद और कौन सा उसके बाद, ऐसे करते हुए हमें सीक्वेंस में इनको जमाना है। तो देखते हैं खाली दिलेल्या वाक्यांचा योग्य घटनाक्रम। उत्तर में लिखेंगे ई नंबर का जो पॉइंट है वो पहला हो जाएगा, अ नंबर का पॉइंट दूसरा, आ नंबर का तीसरा, ऊ नंबर का चौथा पॉइंट और बड़ी ई जो है उसका सबसे आखिरी वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 3, पुढील वाक्यात कंसातील योग्य वाक्प्रचार लिहा। यानी आगे दिए हुए वाक्यों में कंसात यानी ये जो ब्रैकेट में आपको ये दिए हुए हैं वाक्प्रचार, इनका योग्य उपयोग करना है। इन दोनों में से कौन सा वाक्प्रचार जो है इस सेंटेन्स के अंत में आएगा वो लिखना है। तर घरी आलेल्या पाहुण्यांना बाबांनी राहण्यासाठी भुरळ घातली, भुरळ घातली ये आंसर हो जाएगा। घर पे आए हुए मेहमानों को पिताजी ने रहने के लिए कहा है ना। बाळू नवीन छत्री कोठेतरी विसरून आला, बाळू नई छत्री कहीं भूल आया था, हे पाहून आईचा पारा चढ़ला, ये देखकर माँ का पारा चढ़ गया, गुस्सा आ गया उन्हें। रस्त्यावर भांडणाऱ्या कुत्र्यांच्या आवाजाने नीताच्या पोटात गोळा आला, उसके पेट में गोला आ गया। पोटात कावळे ओरडले किंवा पोटात गोळा आला, इसमें से आंसर हो जाएगा पोटात गोळा आला। ई त्याची करुण कहाणी ऐकून सर्वांची मने हेलावून गेली। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है खेळूया शब्दांशी। खाली दिलेल्या अ व ब गटातील शब्दांच्या योग्य जोड्या जुड़वा। हमें योग्य जोड़ी जुड़ाना है। तो नवा, नवा क्या था? नवा शर्ट। कुश्ती, कुश्ती क्या था? खेल। सुई दोरा और होली जो है वो सण है। इस तरीके से आपको इसकी योग्य जोड़ी जुड़ाना है। यहाँ पे आंसर एज इट इज़ दिए हुए हैं। आगे देखते हैं। खालील शब्दातील अचूक शब्द लिहा। अब ये जो शब्द दिए इनमें से सही शब्द, अचूक यानी बिन गलती वाला, जिसमें कोई जो एकदम सही, सही वाला कौन सा है? तो ये पहला प्रात्य है ना। कल्पना में कौन सा है? तो ये वाला कल्पना। गोष्ट में ये वाली गोष्ट, ये जो शब्द है ये सही है। इस तरीके से यहाँ पे आपको उत्तर लिख दिए। आगे देखते हैं। खालील आकृतीत वान हा प्रत्यय लावून तयार झालेले शब्द दिलेले आहेत। हे शब्द अभ्यासा आणि करी हा प्रत्यय लावून तैयार होणारे शब्द पुढील रिकाम्या आकृती समोर लिहा। अब बच्चों आपको मालूम है ना प्रत्यय यानी क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। जैसे धन शब्द है, धन के अंत में वान प्रत्यय लगा तो ये धनवान बन गया। अब जो ये प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं ना, वान है यहाँ पे, यहाँ करी दिया हुआ है, तो इनका अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं, ये शब्द नहीं होते, ये शब्दों के अंश होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे धन के बाद में शब्दांश लगा है वान, ये प्रत्यय लगा है, इसलिए शब्द बन गया है धनवान। तो इसी तरीके से बनाया है गुणवान, रूपवान और बलवान। तो ये जो वान का कुछ भी मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ जो पहले वाले शब्द हैं इन सब के अपने आप में कुछ न कुछ अर्थ है। अब यहाँ पे करी जो है ना, इससे हमको इसी तरीके से कुछ शब्द बनाने हैं, जिनमें पहले के जो शब्द है उनका तो अर्थ होगा और करी जो है वो उसमें हम प्रत्यय लगा देंगे। तो देखिए ज़रा कौन कौन से हम शब्द बना सकते हैं बच्चों। देखिए करी से हमने बनाया शेतकरी, कष्टकरी, गावकरी, वारकरी, मानकरी, देणेकरी और लास्ट में हमने बनाया पुणेकरी। ठीक है। अब यहाँ पे है आपको प्रश्न दिया है खेळूया, खेळ खेळूया। यहाँ पे दिया है खाली काही शब्द दिलेले आहेत, त्या शब्दांचा समानार्थी शब्द भरून कोडे पूर्ण करा। अब जैसे मस्तक, तो मस्तक का क्या हो जाएगा समानार्थी शब्द? डोके, क्योंकि आपने देखा ना एक नंबर पे यहाँ नंबर 1 दिया है, यहाँ भी ये नंबर 1 दिया है। अब यहाँ पे मस्तक का हमको अप से डाउन ऐसा लिखना है। ठीक है, तो मस्तक का क्या हो जाएगा? डोके। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिया है कचरा। अब देखो दूसरा नंबर ये दिया तो यहाँ से यहाँ ऐसा लिखेंगे, तो कचरा का क्या हो जाएगा? केर। ठीक है, और रात्र, रात्र 3 नंबर ये दिया है, ऐसे 3 अक्षरों वाला होना, 3 अक्षर का होना चाहिए, तो हम लिखेंगे रजनी, रजनी। ऐसे 4 जो है पानी, पानी का 2 शब्द क्या हो जाएगा? नीर। और 5 है जनता, जनता का यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? देखो नेक्स्ट इसमें हमने लिखा रयत। ठीक है, और मुलगी,
मुलगी का हमने लिखा है तनया। इस तरीके से हम इन शब्दों को यहाँ पे फिट करेंगे। अच्छा, शब्द हमें कैसे फिट करना है? जिसका इसका अंतिम जो लेटर यहाँ पे आएगा ना, उसी से दूसरे का नया शब्द बनेगा, नए शब्द की शुरुआत होगी। तो वैसे ही वहाँ पे फिट करना है, क्योंकि जनता को तो और भी बहुत सी चीज़ें बोल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो है हमको रियत लिखना है, क्योंकि उससे जो है हमारा नया शब्द सही से बनेगा। अब यहाँ लिखा है खाली काही शब्द दिलेले आहेत, त्या शब्दांचा विरुद्धार्थी शब्द भरून कोडे पूर्ण करा। यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए, उनके हमको विरुद्धार्थी शब्द लिखकर इस कोडे को यानी इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस का चिन्ह है, ये क्रॉस का चिन्ह जहाँ होता है, इसका मतलब है हमें उसका अपोजिट लिखना है, विरुद्धार्थी लिखना है। तो यहाँ पे जो उद्योगी दिया है, उद्योगी का हम देखिए पहले इसको देख लेते। मस्तक का हम मस्तक के लिए डोके, कचरा के लिए केर, रात्र के लिए रजनी, पानी के लिए नीर, जनता के लिए रयत और मुलगी के लिए हमने तनया शब्द का यूज़ किया। उसी तरीके से ये वाला जो है, इसके मैं आंसर बता देती हूँ आपको। उद्योगी, इसके लिए आळशी आ जाएगा। गरम, शीतल, मोठा, लहान, जुने, नवीन, होकार, नकार, हंसणे, रडणे। अब यहाँ सब दूर आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है ना, यहाँ क्रॉस नहीं लगाया मैंने, यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाना है, तभी जाके वो विलोम होंगे या विरुद्धार्थी होंगे। अब देखिए बच्चों, आपण समजून घेऊया खालील शब्द। कीडा, मेहुणा, पादुका, बाहुली, महिना, पहिली, सगुना, तालुका, भिडू, पिसू, मनुका, हे सब जो शब्द आप पढ़ रहे हैं ना, तो वरील शब्दातील शेवटच्या दोन अक्षरांचे निरीक्षण करा, काय जाणवते? शेवटचे दोन अक्षर, जैसे तीन है ना, इसमें से दो, हुना, धुका, हुली, हिना, पहिली, गुणा। अब देखो यहाँ हमको दिखता है की या शब्दातील शेवटच्या अक्षराला काना, मात्रा, वेलांटी, उकार असे 12 खडीतील कोणते ना कोणते तरी एक चिन्ह आहे आणि शेवटून दुसऱ्या अक्षरातील इकार किंवा उकार ह्रस्व आहे। यानी हम देखते हैं कि इनमें जितने भी अंत वाले शब्द अक्षर दिए हैं, इनमें या तो आ की मात्रा, या तो ई की मात्रा, या तो ऊ की मात्रा, कुछ न कुछ लगा हुआ है, और वो सब बड़ी है। यानी आ की मात्रा है तो अ छोटा होता है, आ बड़ा होता है ना, तो बड़े आ की मात्रा यानी बड़ा मात्रा। ल में देखो ये ई की मात्रा है यानी बड़ी मात्रा लगी है। वहीं पे ये देखो ये भी बड़ी मात्रा लगी है ना, ये ऊ की मात्रा बड़े ऊ की है, यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सब आखिरी अक्षरों में बड़ी मात्राएं लगी हुई, चाहे वो आ की हो, चाहे वो ऊ की हो, चाहे वो ई की हो। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि इनके जस्ट पहले आया हुआ शब्द यानी कि अक्षर यानी कि क में मात्रा कैसी है? छोटी है। यहाँ देखो ना बड़ी है ना, तो उसमें हु में मात्रा छोटी है। का यानी बड़ी मात्रा है, तो द में छोटी मात्रा है। ल में बड़ी की मात्रा है, इसके पहले आने वाले ह में छोटी ऊ की मात्रा है। ना, इसके पहले वाले ही में छोटी ई की मात्रा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे सब जो बड़ी मात्रा से अंत होने वाले अक्षर के पहले वाले अक्षर पे हमेशा जो है छोटी मात्रा लगती है, वो चाहे ऊ की हो, चाहे ई की हो, चाहे कोई सी भी मात्रा हो, वो छोटी लगेगी। तर लक्षात ठेवा, मराठीत शब्दातील शेवटचे अक्षर दीर्घ स्वरात असेल, म्हणजे जर का शब्दातील शेवटचे अक्षर मोठी मात्रा असे दिलेले असतील, बडी मात्रावाले दिए हुए होंगे, तर त्या आधीच्या अक्षरातील, तर त्याच्या पहिले दिलेल्या अक्षरात मीन्स जैसे तालुका है ना, तो इसके पहले का ल, उसमें क्या होगा? ईकार व उकार ह्रस्व लिहितात, यानी ई की मात्रा या ऊ की मात्रा जो ह्रस्व यानी छोटी लिखते हैं, ठीक है। तत्सम शब्दातील उपांत्य अक्षरे दीर्घ असतील तर ती संस्कृतमधील मूळ शब्दाप्रमाणेच दीर्घ लिहावी, परंतु संस्कृत के रूल बच्चों अलग होते हैं। संस्कृतमध्ये जर का शेवटची मात्रा मोठी असली, म्हणजे इथे लिहिलं आहे ना क्रीडा, तर ही मात्रा मोठी आहे, किंवा परीक्षा, लीला, संगीताची ता, पूर्वची व, किंवा भीती, तर मध्ये मोठी मात्रा दिलेली आहे, म्हणजे दीर्घ मात्रा दिलेली आहे, तर त्याच्या आधीसुद्धा
आम्हाला दीर्घच द्यायची आहे, कारण की हे शब्द तत्सम शब्द आहे किंवा आपण म्हणू शकतो की हे संस्कृतयुक्त शब्द आहे, संस्कृतमधील शब्द आहे आणि ते जसेच्या तसे आपल्या मराठी भाषेमध्ये आलेले आहेत. म्हणून आपण त्याच्या आदला जो अक्षर दिलेला है त्याची मात्रा मोठीच ठेवतो. तो बच्चों आपको समझ में आया? संस्कृत से जो शब्द हमने एज इट इज़ ले लिए हैं मराठी में, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। ऐसे सारे शब्दों में जो अंतिम शब्द होता है उसमें बड़ी मात्रा भी लगी हो तो उसके पहले वाले शब्द में भी बड़ी ही मात्रा लगेगी। इसके लिए बच्चों हमें ये बात की जानकारी होना चाहिए कि कौन सा शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, कौन सा हिंदी से लिया गया है, या कौन सा जो है हमारे मराठी का ही शब्द है। तो ऐसे कई शब्द फारसी, अरबी, उर्दू, है ना, ऐसे मतलब शब्द जो है हमारी भाषा में आ जाते हैं और वो हमारी भाषा के ही शब्द बन जाते हैं। यानी धीरे धीरे जब हम एक शब्द को किसी को हमारी भाषा में स्थान देते हैं तो लंबे समय तक बोलने के बाद ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो शब्द हमारी ही भाषा का है, वो कहीं बाहर से आया ही नहीं है, क्योंकि हम रोज़ उसको यूज़ करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हमें हमारा ही लगने लगता है। लेकिन उसका मूल यानी वो कहीं दूसरी जगह से आया हुआ होता है। ये जब हम पढ़ते हैं, कहीं हमें पता पड़ता है, तभी हमारी जानकारी में आता है। तो विद्यार्थियों, आगे का प्रश्न आपको दिया आहे ना, खालील प्रसंगी तुम्ही काय कराल, म्हणजे तुमच्या मित्राने किंवा मैत्रिणीने आज डबा आणला नाही, यानी अगर तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारी सहेली जो है टिफ़िन नहीं लेकर आई तो आप क्या करेंगे। शाळेत पिण्याच्या पाण्याचा नळ कोणीतरी विनाकारण सुरू ठेवला, यानी अगर स्कूल में पीने के पानी का नल किसी ने बिना कारण ही खुला रख दिया तो आप क्या करेंगे। वर्गातील एका विद्यार्थ्याने वर्गात कचरा केला आहे व ते तुम्ही पाहिले, यानी क्लास में किसी स्टूडेंट ने कचरा कर दिया और वो आपने देखा तो आप क्या करेंगे। आणि सहलीत तुमचा मित्र किल्ल्याच्या भिंतीवर नावे लिहित आहे और आप स्कूल की सहल यानी पिकनिक पर गए हुए हैं और वहाँ आपके फ्रेंड ने क्या किया, किले पर जाने के बाद किले की दीवारों पर कुछ लिख रहा है, उसको लिखते हुए देखकर आप क्या करोगे। ये सब आपको विचार करा आणि सांगा, यानी विचार करके बताना है, लिखना है। बच्चों, आगे एक और क्वेश्चन आपको दिया है, लिहिते होऊया माझा आवडता मित्र किंवा मैत्रीण या विषयावर थोडक्यात माहिती लिहा, यानी मेरा पसंदीदा मित्र या सहेली, इसके ऊपर थोड़ी सी माहिती देना है। सुट्टीच्या दिवशी मित्रांसोबत तुम्ही कोणकोणते खेळ खेळता, यानी छुट्टी के दिन अपने फ्रेंड्स के साथ आप कौन कौन से खेल खेलते हैं वो लिखो। तुमचा आवडता मित्र किंवा मैत्रीण यामधील तुम्हाला कोणते गुण सर्वात जास्त आवडतात, यानी आपका जो पसंदीदा मित्र या सहेली है उनमें से आपको उनका कौन सा गुण सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लिखना है। तो बच्चों, ये प्रश्न लिखते होऊया और दूसरा ये वाला प्रश्न विचार करा आणि सांगा। ये दोनों प्रश्न का मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों का अलग से वीडियो बनाकर और अपलोड करूँगी। तब तक के लिए विद्यार्थियों, मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता बच्चों। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।